प्यारे बच्चों नमस्कार। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम था भौतिक जगत, और आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। जिसने भी पहला लेक्चर ना देखा हो, पहले वो वाला लेक्चर देख लें, नहीं तो आज का लेक्चर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमने पिछले वाले लेक्चर में कुछ भौतिक विज्ञान की परिभाषा, वैज्ञानिक विधि, हम लोग कैसे आविष्कार करते हैं, इनके बारे में जाना हुआ था। जिसमें हमने भौतिक विज्ञान की परिभाषा में जाना था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव अथवा ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान। या फिर हमने एक और डेफिनेशन बताई हुई थी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। और ये जो फिजिक्स थी वो ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसियस से बनी हुई थी, जिसका अर्थ था प्रकृति। अब हम आगे चलते हैं। जो फिजिक्स में हमारे दो नाम आए थे, एक द्रव्य और एक हमारा ऊर्जा। तो चलिए, द्रव्य क्या है? हम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि द्रव्य क्या है। द्रव्य क्या है? प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ भार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे ये हमारा मार्कर है, ये कुछ ना कुछ पृथ्वी का स्थान घेरे हुए है, इसलिए ये क्या है? द्रव है। द्रव में सब कुछ आ जाता है, जैसे लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, मार्कर हुआ, बोर्ड हुआ, कुछ भी आ सकता है द्रव में। तो द्रव क्या है? प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें कुछ भार हो, अर्थात जिसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वजन हो, क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाएगी। अब द्रव्य का मतलब द्रव्य नहीं समझ लेना। द्रव्य का मतलब यहाँ पे है पदार्थ से, और वो कहलाता है ओनली द्रव। ये द्रव होते हैं तरल पदार्थ, और ये द्रव का मतलब है पदार्थ। क्लियर? तो द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? प्रत्येक वस्तु या ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, क्या घेरती है? स्थान घेरती है, तथा जिसमें कुछ भार होता है या परिमाण होता है। भार का मतलब वजन होता है, भार होता है या द्रव्यमान होता है। यहाँ भार की जगह क्या लिख दो? द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल में अपन लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गई, जल हो गया आदि, या वायु हो गई आदि। कुछ भी हम कह सकते हैं। जो संसार में कोई भी वस्तु उपस्थित हो जो स्थान घेर रही हो और जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो अर्थात भार हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव के नाम से जानते हैं। द्रव होते हैं भाई 3 प्रकार के। ठीक, पहला हम लोग जानते हैं कि ठोस, दूसरा क्या होता है? गैस, और तीसरा होता है द्रव। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पहले ठोस फिर द्रव फिर गैस। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कहीं भी कर सकते हैं। तो फिर एक और आती है द्रव की अवस्था, जिसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा, जो ना तो ठोस होता है ना ही द्रव होता है। जो जैसे सपोज कर लो, जो ना द्रव हो ना ठोस हो, उसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा। ठीक है, वो ठोस टाइप का भी लगेगा और द्रव टाइप का भी लगेगा, लेकिन इसको जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में ओनली ठोस, द्रव और गैस ही है। तो हमें मालूम है कि द्रव्य क्या कहलाता है? कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, उसे हम लोग
द्रव्य के नाम से जानते हैं। द्रव्य भी 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। हम सभी लोग जानते हैं कि ठोस क्या कहलाते हैं, द्रव क्या कहलाते हैं और गैस क्या कहलाती हैं। ठोस में क्या होता है? आयतन निश्चित होता है और आकृति निश्चित होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। जिस किसी बर्तन में रख देंगे तो उसी की आकृति ये ग्रहण कर लेगा। इसमें क्या होता है? ना तो इसका आयतन निश्चित होता है, ना ही इसकी आकृति निश्चित होती है। अब बात की जाए कैसे नहीं होती आकृति निश्चित, तो हमें मालूम है यदि हम कोई इत्र है, इत्र को किसी कमरे में यदि थोड़ा सा छोड़ दें तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पे आयतन निश्चित नहीं हुआ और ना ही कोई आकृति निश्चित होती है। क्या मालूम किस तरीके की आकृति है। और द्रव तो आप लोग जानते ही हो। यहाँ गैस के आकृति और आयतन के निश्चित में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोग अगरबत्ती के धुएं को ही ले सकते हैं कि एक कोने में लगाते हैं तो पूरे कमरे में खुशबू आ जाती है। तो इस प्रकार इसकी ना तो आकृति निश्चित होती है, ना ही आयतन निश्चित होता है। इसके बाद द्रव है, इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है। और ये ठोस है, ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। ओनली द्रव्य की डेफिनेशन, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब एक और शब्द आया तो उसमें ऊर्जा। ऊर्जा वैसे तो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी किसी न किसी रूप में ऊर्जा पूरे संसार में मौजूद रहती है। ऊर्जा को क्या कहते हैं? आप लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि कार्य करने की क्षमता। यदि हम किसी कार्य को करते हैं तो वो जो कार्य है वो किसी न किसी रूप में ऊर्जा में बदल जाता है। वही जो हमने कार्य किया है वही हमारी क्या है? ऊर्जा है। अब ऊर्जा भी कई टाइप की हो सकती है। प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। वैसे तो बहुत सारी ऊर्जाएं हैं लेकिन हमें ओनली ऊर्जा की डेफिनेशन जाननी है। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के या व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ से हमने जाना कि कार्य करने की क्षमता जो है वो हमारी ऊर्जा कहलाती है। अब हमें एक बहुत ही मोस्टली चीज़ जाननी है क्योंकि हमारी फिजिक्स जो होती है वो द्रव्य और ऊर्जा दोनों के बारे में जानकारी देती है। तो इन दोनों को मिला के एक साइंटिस्ट आए, आइंस्टीन। कौन आए? आइंस्टीन साइंटिस्ट आए। इन्होंने ये बताया कि सारे के सारे द्रव्य को ऊर्जा में कन्वर्टिंग कर सकते हैं। हमारे पास एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम संपूर्ण ऊर्जा को द्रव्य में या संपूर्ण द्रव्य को ऊर्जा में कन्वर्टिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इस साइंटिस्ट को भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। जनक अर्थात पिता। किसको? आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने ऊर्जा और द्रव्य अर्थात द्रव्यमान के बारे में ऐसा संबंध बताया जो किसी भी साइंटिस्ट के बारे में जानना असंभव था। इसलिए इस साइंटिस्ट आइंस्टीन को क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं। कोई कहता है कि भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन हैं। तो भाई न्यूटन से पहले तो एक और साइंटिस्ट आए हुए थे, गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले बता दिया था कि जो संपूर्ण ग्रह हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनमें कोई ना कोई बल कार्य करता है। गैलीलियो ने बताया था। तो उसी गैलीलियो का एक नियम था कि एक और नियम दिया था गैलीलियो ने, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम आप लोगों को पता होगा। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
अर्थात जब तक कोई बल नहीं लगेगा, जो गैलीलियो ने दिया था, जब तक कोई वस्तु गति अवस्था या स्थिर अवस्था प्राप्त नहीं कर सकती। अब न्यूटन आए उसके बाद, और न्यूटन ने देखा, वो सेब वाली कहानी में आपको याद दिला दूं, सेब गिरा तो न्यूटन ने सोचा कि ये सेब ऐसे तो गिर नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे बड़े भैया गैलीलियो थे वो कह गए थे कि जब तक किसी वस्तु, कोई वस्तुएं स्थिर या गतिमान अवस्था में नहीं बदल सकती, जब तक उस पर कोई ना कोई बल न लगाया जाए। तो न्यूटन ने इस प्रकार बताया कि जो सेब गिरा है उसमें कोई ना कोई बल तो लगा है, जिसका नाम उसने रखा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या रखा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो न्यूटन तो फिजिक्स के जनक कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूटन से पहले तो गैलीलियो आए थे, तो गैलीलियो को होना चाहिए था फिजिक्स का जनक। लेकिन गैलीलियो से पहले भी कौन आया था? आइंस्टीन आया था, क्योंकि आइंस्टीन ने सीधा सीधा बता दिया था कि संपूर्ण ऊर्जा को हम लोग द्रव में कन्वर्टिंग कर सकते हैं। तो अभी आप लोग ये ऊर्जा और द्रव की डेफिनेशन को नोट कीजिए, फिर हम लोग आइंस्टीन का समीकरण, गैलीलियो का जड़त्व का नियम और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में जानते हैं। चलो बेटा, आप जानते हैं हम लोग जो आइंस्टीन ने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध बताया था, वो क्या बताया था और कैसा बताया था। तो चलिए देखते हैं। आइंस्टीन ने बताया कि जो संपूर्ण ऊर्जा E को द्रव्यमान में इस समीकरण के द्वारा बदल सकते हैं। इसको कहते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। देखिए, कोई भी कितना भी द्रव्यमान हो, प्रकाश की चाल का गुणा कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्टिंग हो जाएगी? ऊर्जा में। या कोई भी ऊर्जा हो, प्रकाश की चाल के स्क्वायर का भाग दे दिया जाए तो वो कहाँ में कन्वर्टिंग हो जाएगी? ऊर्जा में कन्वर्टिंग हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा नियम है। तो हम लिखेंगे आइंस्टीन ने इसका पूरा नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। वो क्या है और क्या बताया था आइंस्टीन ने कि कोई भी ऊर्जा हो इस फॉर्मूले से द्रव्यमान में बदल सकती है, या कोई भी द्रव्यमान हो इस फॉर्मूले से ऊर्जा में बदल सकता है। जहाँ हमारा जो E है वो ऊर्जा है और C है वो प्रकाश की निर्वात में चाल है। कितनी होती है निर्वात में चाल प्रकाश की? मालूम है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जो हमारे पास m है वो क्या है? द्रव्यमान है। तो इस प्रकार हमने आइंस्टीन का जो समीकरण था वो जाना। क्या था? E = mc²। इसे ही कहा जाता है भौतिक विज्ञान का जनक, अर्थात पिता, अर्थात खोजकर्ता। ठीक। तो आइंस्टीन कौन थे? भौतिक विज्ञान के खोजकर्ता थे। क्यों थे? क्योंकि इन्होंने ऊर्जा और द्रव्यमान के बारे में संबंध बताया, जो किसी भी वैज्ञानिक के बारे में या वैज्ञानिक के द्वारा जानना बहुत ही कठिन था। यदि आइंस्टीन नहीं होते तो हम किसी भी ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध ना बता पाते, ना ही हम आगे बढ़ पाते। क्योंकि इसकी खोज के बाद और वैज्ञानिकों की लालसा जागी और उन्होंने नए नए खोज किए
और आज हमारी आधुनिक विज्ञान तैयार हो गई है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए, आइंस्टीन का समीकरण। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गैलीलियो का नियम अर्थात जड़त्व का नियम। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अब आइंस्टीन का जो हमने अभी अभी समीकरण पढ़ा, जो आया था हमारा E बराबर mc²। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गैलीलियो का जड़त्व नियम। तो गैलीलियो का जड़त्व नियम जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए जड़त्व क्या है। ठीक, आखिरकार ये जड़त्व है क्या? तो जड़त्व आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखने का प्रयास करती है, उसको कहते हैं हम लोग जड़त्व। जैसे कोई पंखा चल रहा है तो बंद करने के बाद भी वो चलता रहता है, अर्थात पंखा है वो जो पुरानी अवस्था थी चलने वाली उसको बनाए रखने का प्रयत्न कर रहा है, तो वो क्या है? सब जड़त्व है। तो जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण वो अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जड़त्व के, 9th में पढ़े होंगे। एक और एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जब हम बस में बैठे रहते हैं तो ब्रेक लगने के कारण हमारा जो आगे का हिस्सा है वो आगे की ओर आ जाता है। तो वो सब किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण, क्योंकि हम गतिमान अवस्था में रहते हैं बस के साथ, और जैसे ही बस ब्रेक लगती है तो बस तो स्थिर हो जाती है, लेकिन हम लोग गतिमान रहना चाहते हैं। क्यों? जड़त्व के कारण है, इसलिए वो जड़त्व के कारण हम लोग आगे आ जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हमें जड़त्व तो हमें समझ में आ गया होगा खैर कि जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का एक गुण है जिसके कारण वो अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखते हैं। अब पढ़ते हैं गैलीलियो का जड़त्व नियम। क्या था? यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान में रहती है, स्थिर में है तो स्थिर में रहती है, जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल ना लगाया जाए। यही था ना, 9th में भी पढ़ा होगा। कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में रहेगी। यदि स्थिर अवस्था में है, यदि स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी। क्यों? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए। तो जब तक किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा तब तक उसकी स्थिति चेंज नहीं होगी। ये बताया था गैलीलियो ने। इसी के नियम का अनुसरण करके जो हमारे साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने हमारी गुरुत्वाकर्षण की खोज कर दी थी। इसलिए वो तो उसके पिता जनक हो नहीं सकते। तो जो कोई भी बताता है कि जो न्यूटन है वो भौतिक विज्ञान का जनक है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि गैलीलियो की सहायता से ही तो उसने किसकी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो जब इसकी सहायता ली है फिर खोज की है तो वो जनक कैसे कहलाया? इसलिए देखते हैं क्या है। कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान में रहेगी, स्थिर में है तो स्थिर में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल अर्थात बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। अब बात आती है बल क्या कहलाता है। तो बल आप सभी लोग जानते हो कि बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयत्न करता है, उसको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो आज के लिए बस गैलीलियो का नियम था। इसके बाद आगे हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, मूल बल कितने होते हैं, मूल बलों की डेफिनेशंस,
कौन दुर्बल होता है, कौन प्रबल होता है, इनके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।